लेफ्टिनेंट गवर्नर की कारकर्दगी पर गुलाम नबी आजाद ने उठाए सवाल। कहा, गवर्नर इंतजामिया नौकरी देने का नहीं छीनने का कर रही है काम। सूरत हाल को बताया ब्यूरोक्रेसी से परे। आजाद के 370 वाले हालिया बयान पर गुलाम नबी लोन हांजोरा ने दिया अपना रद्दअमल। कहा, अदलिया और पार्लियामेंट 370 की बहाली के वाहिद रास्ते हैं, ताहम जदोजहद के बगैर 370 प्लेट पर कोई परोसेगा नहीं। जिस्मानी तौर खास अफराद का मनाया गया आलमी दिन। कई तकारीब का किया गया इनकाद। श्रीनगर में हुआ एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद, जो कि पब्लिक राबिता मुहिम का सिलसिला बराबर जारी है। गुलाम नबी आज़ाद और उनके जो बाकी लीडरान हैं उनकी तरफ से, और वादी कश्मीर या पीर पंचाल या जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने जलसे किए हैं। और आज इसी सिलसिले में गुलाम नबी आज़ाद राजौरी में थे और राजौरी में भी उन्होंने एक जलसे से खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इंतज़ामिया है उन पे तनकीद की है। उनका कहना है कि गवर्नर इंतज़ामिया जो है वो लोगों को रोज़गार नहीं बल्कि रोज़गार दे नहीं रही है, बल्कि रोज़गार छीन रही है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया आर्जी मुलाजमों को भी नहीं बख्शा है। इन फैसलों का नुकसान ब्यूरोक्रेसी की समझ में नहीं आएगा। जो फैसले ब्यूरोक्रेसी ले रही है, आर्जी मुलाजमीन या बाकी जो मुलाजमीन हैं उनको नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, इस हवाले से उन्होंने ये बयान दिया है। बल्कि अगर जमहूरी सरकार होती तो कभी भी ऐसे फैसले नहीं लिए जाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पे तनकीद गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कि लोगों को रोजगार देने के बजाय ये सरकार, ये इंतजामिया रोजगार छीन रही है। आर्जी नौकरी करते थे, जिनको चाहे तनख्वाह का चौथा हिस्सा मिलता था, उनको हटाया जा रहा। और जो परमानेंट मुलाजिम भी थे, हर हफ्ते एक लिस्ट निकलती है, उनको निकाले। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर रोल नौकरियां देने के लिए नहीं है, नौकरियों में जो है उनको निकालने के लिए बढ़ी है। और जो कैजुअल लेबर्स है उनको भी कैजुअल लेबर से भी हटाने के लिए। तो ये सिस्टम जो है ये ब्यूरोक्रेसी की समझ में नहीं आता। अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा होता, चुनी हुई सरकार होती, तो वो कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेता जैसे आज में थे। वहां पे उन्होंने पब्लिक राब्ता मुहिम का जो सिलसिला उनका है, वहां पे आज उन्होंने एक इजलास बुलाया था। और दूसरी तरफ जो उनका हालिया दिनों का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 370 की वापसी के लिए रास्ता जो है वो सिर्फ अदालत उज़्मा है और पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो 300 सीटें ले सकती है। इस तरह का बयान जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से आया था। इस पे कहीं ना कहीं यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासकर पीडीपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने अपना रद्दअमल पेश किया है कि वाहिद रास्ता जरूर अगर 370 की वापसी का वो अदालत उज़्मा है, वो सिर्फ पार्लियामेंट है, मगर इसके लिए जदोजहद करना बड़ा जरूरी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा का कहना है कि जरूरी है कि वाहिद रास्ता जो है वो अदालत उज़्मा है या पार्लियामेंट है, मगर जदोजहद जब तक न की जाए तब तक मुमकिन नहीं है कि 370 को दोबारा से बहाल किया जाएगा। गुलाम नबी लोन हांजोरा क्या कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीदों पर दुनिया कायम होता है। हमें भी ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह किसी भी वक्त दफा 370 और 35 से वापस आ सकता है, चाहे कितने साल लगे, कितने महीने लगे, लेकिन हम पीसफुली और लीगली इसके लिए जदोजहद करते रहेंगे। रहा सुप्रीम कोर्ट का सवाल, तो वहां भी हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम वहां भी कानूनी तौर पर लड़ेंगे और उसके लिए जदोजहद करते रहेंगे साथ साथ में।
और यह भी आपको याद रखना चाहे कि जब पिछले साल में फार्मर्स बिल उन्होंने पास किया, 3 बिलें उन्होंने पास की, 3 अलग अलग कानून पास किए, तो उसके खिलाफ सारे मुल्क के किसान एकजा होकर उन्होंने जदोजहद की, बराबर 1 साल तक जदोजहद की और उसमें वो कामयाब हो गए। मरकजी सरकार मजबूर हो गए और उन्होंने घुटने टेक दिए किसानों के सामने और वो 3 कानून उन्होंने वापस किए। तो इसलिए ये ख्याल रखना चाहिए, हर एक को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम जदोजहद करेंगे, हम एकजहती दिखाएंगे, सारी पार्टीज मिलके इसके लिए जदोजहद करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो वक्त दूर नहीं होगा जब मरकजी सरकार मजबूर हो जाएगी 370-35A को वापस करने के लिए, स्टेटहुड को वापस करने के लिए, और मुझे लगता है कि यही एक सूरत है। तो मुझे लगता है कि जहां तक आजाद साहब का ताल्लुक है, वो उस जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं जिस जमात ने उस वक्त ये दफा 370 और 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करके हमें ये दिया है, रियासत जम्मू कश्मीर को ये दिया है, ये स्पेशल पोजीशन दी है। तो उनको हमारे से ज्यादा फिक्र होनी चाहिए कि इसको वापस करने के लिए, और मुझे लगता है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन जहां तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि दफा 370 और 35A जब तक वापस नहीं आता है तब तक हम जदोजहद करते रहेंगे और मरकजी सरकार को मजबूर करेंगे कि वो ये दफा 370। चलिए, गुलाम नबी लोन हांजुरा बात कर रहे थे गुलाम नबी आजाद के स्टेटमेंट के हवाले से कि ये वही पार्टी से इनकी शमूलियत है, ये उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। यानी कांग्रेस ने ही जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था और अब कांग्रेस के ही लीडर जो है उन्होंने हथियार डाल दिया कि जम्मू कश्मीर में अब दफा 370 की वापसी नहीं हो सकती। इन ख्यालात का इजहार किया गुलाम नबी लोन हांजुरा ने। उन्होंने कहा कि जदोजहद जरूरी है और जदोजहद से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार ने भी गुलाम नबी आजाद के बयान पे अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये कांग्रेस का अपना सिस्टम है। बल्कि उमर साहब ने भी परसों जलसे में, जब वो चिनाब वैली के जलसे में थे, उनने ये वाज़ेह तरीके में बोला कि अगर हमको 370 अकेले ही लड़ना पड़े हम तैयार है उसके लिए। तो कोई हमारे साथ चले या ना चले, जो हमारी जदोजहद है, जो जदोजहद हमने स्टार्ट की है यहाँ के लोगों के लिए, उनका तशख़्ख़ुस और उनकी आइडेंटिटी को वापस लाने के लिए, उस जदोजहद को नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी रखेगी, चाहे हमारे साथ कोई पार्टी हो या ना हो। कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर्मूलाज वापस हुए तो मे बी अगर चेंज ऑफ हार्ट हुआ तो क्यों नहीं हो सकता है वो। बट अभी जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो जुडिशरी है और हमने वहां पर। नाज़रीन, बात सियासत की हो रही है, इसी को आगे बढ़ाएंगे और सियासत पे ही बात करेंगे। अगर हम असेंबली इंतखाबात की बात करें तो दूर दूर तक अभी असेंबली इंतखाबात नजर नहीं आ रहे हैं और पिछले साल 2019 की बात करें तब से लेकर बात करें अभी तक तो असेंबली जो है वो डिफंग है, इंतखाबात नहीं हुए हैं। सरकार जो PDP बीजेपी की सरकार थी वो खत्म हो गई, बीजेपी ने अपना साथ वापस लिया। उसके बाद अगर बात करें तो जो मरकजी सरकार ने कई कोशिशें यहां पे की है और इस सिलसिले में बात करें तो इंतखाबात कराए गए, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन के इंतखाबात, यानी DDC के इंतखाबात या सरपंचों के इंतखाबात किए गए थे। और ये कहा गया था इंतखाबात कराने के हवाले से कि ये ग्रास रूट लेवल की जो डेवलपमेंट है वो इन इंतखाबात से होगी, क्योंकि लोग अपने ही नुमाइंदे चुनेंगे और वो नुमाइंदे जो लोगों की मुश्किलात है वो हल करेंगे। फिर इंतखाबात हुए, DDC इंतखाबात हुए, उसके बाद डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो मेंबरान जिन्होंने हिस्सा लिया था इंतखाबात में, उनको अवाम के गजब का शिकार भी होना पड़ा कई बार, क्योंकि जब तामीर व तरक्की हुई नहीं है, जो जिस मकसद के लिए लोगों ने वोट डाले थे, जिस मकसद के लिए उन DDC मेंबरान का इंतखाब किया गया था, जब वही हासिल नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो भी मेंबरान इंतखाबात में शामिल हुए थे उनको लोगों के गजब का भी सामना करना पड़ा। पीर शाहबाज जो कि DDC वेरीनाग है, आज़ाद उम्मीदवार से की हैसियत से उन्होंने इंतखाब लड़ा था और इंतखाब में जीत भी हासिल की थी। उन्होंने अब सरकार पर सवाल उठाए हैं इंतखाबात को लेकर। क्यों इंतखाबात कराए गए थे? सरकार ने झूठ बोला था उस वक्त जब इंतखाबात की बात हुई थी कि डेवलपमेंट होगी और जो भी इलाकों में, यानी जो DDC मेंबर है, जो उसके इलाके में ग्रीवेंसेस होगी, मामलात लोगों के होंगे, वो उसके जरिए हल किए जाएंगे, यानी ग्रास रूट लेवल की डेवलपमेंट होगी। हुआ कुछ नहीं। जिस मकसद के लिए वो लोग इंतखाबात में आए थे, जिस मकसद के लिए उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, वो मकसद दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था।
तो सरकार से उन्होंने ये पूछा, एक तो इंतखाबात क्यों कराए थे और दूसरा क्यों डेवलपमेंट का नारा दिया गया था। कि जो सरकार ने उस टाइम दावा किया था कि डीडीसी बनेगा, डीडीसी का अपना एक प्रोटोकॉल रहेगा, डीडीसी के पास कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स रहेंगे, डीडीसी जहां जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में जाता है वहां पे लोगों की डिमांड रहती है, पोल चाहिए उनको, क्रॉसिंग चाहिए उनको, या पुल चाहिए या वॉशरूम चाहिए, कुछ भी चाहिए तो डीडीसी दे सकता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये सारा झूठ है। ये सरकार ने बहुत बड़ा झूठ बोला है और लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं आपको बोलूं कि डीडीसी के पास 70 लाख रुपया दिया था इन्होंने एक इंस्टॉलमेंट में कि डीडीसी इसके अगेंस्ट अपना प्लान सबमिट करे, हम दें। वो प्लान हमने दिया, उसमें से भी हमारा 40% ही काम हुआ है, बाकी 60% इनकम्प्लीट है। 1 साल हो गया डीडीसी को। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि डीडीसी आप बन गए तो सारी चीज़ें पहुंचेगी, पोल पहुंचेगा, सड़क पहुंचेगी, पानी पहुंचेगा, बिजली पहुंचेगी, सब कुछ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डीडीसी के पास कुछ नहीं रखा है सरकार। डीडीसी एक नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे आज आलमी तौर पर, जिस्मानी तौर खास अशखास का आलमी दिन मनाया गया है। कई मकामात पर तकारीब का भी इनेकाद किया गया है आज के दिन के हवाले से। और अगर बात करें श्रीनगर की, बात है श्रीनगर में भी कई तकारीब का इनेकाद किया गया है, मगर जो इस एसोसिएशन से वाबस्ता लोग हैं, यानी हैंडीकैप्ड एसोसिएशन से वाबस्ता लोग जो है, उन्होंने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज किया। उन्होंने एहतिजाज किया, कहा कि जो उनकी डिमांड्स है वो अपनी डिमांड्स को लेकर कई बार जो मुख्तलका महकमे हैं, यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या जो गवर्नर इंतजामिया, यूटी इंतजामिया, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि उनके पास गए हैं अपने मुतालबात को लेकर, अपने मामलात को लेकर, मगर उनके मामलात की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई है। खाली दिन मनाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोगों के मामलात है, जिन मुश्किलात से हम लोग गुजर रहे हैं, उन मुश्किलात की तरफ ना ही सरकार देख रही है, ना ही कोई महकमा देख रहा है। अगर हमारे मामलात या जो मुश्किलात है जल्दी से जल्दी हल नहीं किए गए तो 26 जनवरी 2022 को वो अपने मुतालबात लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतिजाज करेंगे। हमारे हुकूक पूरे नहीं हो रहे हैं। जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत मतलब यहाँ मतलब जो एक्ट है तो उसके तहत यहाँ इनको एक एडवाइजरी कमेटी बोर्ड बनाना था, अभी तक वो भी नहीं बनाया गया है। यहाँ हमारा डिसेबिलिटी कमिश्नर था, वो यूटी बनने के बाद उसको ख़त्म किया गया, अभी तक उसको मतलब दोबारा बहाल नहीं किया गया है। तो इसके साथ साथ जैसे कि मतलब हमारे जिस्मानी तो नाकिस लोगों को 1000 रुपया मंथली दिया जाता है, जो 33 रुपया दिन को इनको मतलब पड़ता है। आप ही बोलिए इस महंगाई के दौर में आजकल मतलब 1000 रुपये जिस्मानी तो नाकिस इंसान को क्या आता है। अब हम आज फिर रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, और इनको ये भी मतलब वाजे करते हैं कि 3 दिसंबर को ही हमें याद ना किया जाए। हमारे मसले जो मसाइल है बार बार उनको उजागर किया जाए। उन पर इधर एसोसिएशन ऑफ डेफ एंड डम ने भी एहतिजाज किया। उन्होंने भी कहा कि जो उनके मुतालबात है वो भी कहीं पूरे नहीं किए गए हैं। उनका ये कहना है कि एक तो श्रीनगर में उनके लिए और स्कूल खोले जाए, दूसरा उनको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इजरा की जाए, और तीसरा उनको रिजर्वेशन के दायरे में लाया जाए। गवर्नमेंट सिर्फ हमें दिलासा देती है हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इस स्टेट में, इस कश्मीर स्टेट में सिर्फ एक स्कूल है इनके लिए, वो भी वहाँ पे पूरी फैकल्टी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं। ये जैसे बच्चे हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, इससे भी ज़्यादा हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वो सारे अनपढ़ है, उनको पता नहीं है कि दुनिया क्या है, उनको जब दिखाया ही नहीं है किसी ने कुछ। इसीलिए हम चाहते हैं ट्रांसलेटर, मैं यहाँ पे एक ट्रांसलेटर हूँ, इसके बावजूद कोई और ट्रांसलेटर नहीं है, साइन लैंग्वेज नहीं है इनके लिए। यहाँ तक कि ये जो सारी चीज़ें ये बोल रहे, इनके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट को हमारी तरफ मतलब एक बार तवज्जो देनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है ये मतलब। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आप जरा आपको याद दिलाएंगे कि डिविजनल इंतजामिया की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स के नाम, कि जहां कहीं भी जो वाटर बॉडीज है यानी आबी ज़खायर है, जहां उन पे कब्जा किया गया है,
वो जो नाजायज तौर कब्जा किया गया उसको हटाया जाए। और इसके लिए जो डेडलाइन मुकर्रर की गई थी वो 30 नवंबर की रखी गई थी। अब 30 नवंबर भी चला गया है मगर उस तरह का काम नहीं हुआ है जहां पे वाटर बॉडीज में लोगों ने या सरकारी तौर पे भी कई जगह जो कब्जा किया गया है वो हटाया नहीं गया है। अब जब किसी ऑफिसर से इस बारे में पूछते हैं तो कोई खातिर का जवाब नहीं मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे, हमारे साथी अमजद खान से हम बात करेंगे और इनसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने कई मुतलका जो अफसरान हैं उनके साथ बात की इस हवाले से, तो उनका क्या कहना है और क्या इस डेडलाइन को अब आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि 30 नवंबर की जो डेडलाइन थी वो कहीं मुकम्मल नहीं हुई है। तो अमजद, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो डेडलाइन मुकर्रर की गई थी इसके लिए नाजायज तजावुज़ात हटाने के लिए इन वाटर बॉडीज़ में उस पर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई काम हुआ है। जिनकी लोगों के साथ आपने बात की या जो मुतलका अफसरान हैं जिनको इनके साथ जोड़ा गया था उनका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए रोफ, आज से लगभग 1 महीने पहले 3 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जिसमें ये कहा गया था कि सख्ती से पेश आना है उन लोगों के साथ जो किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, जिसके चलते लगभग 300 जमीन बुलर की कब्जे में है उसको छुड़ाने की बात की गई। उसी के साथ साथ 160 कनाल जमीन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कब्जे में है अलग अलग वेटलैंड्स की, उसको छुड़ाने की बात की गई थी। और लगभग 80 कनाल जमीन जो चतलहम वेटलैंड पुलवामा के अंदर है उसको छुड़ाने की बात की गई थी। डेडलाइन सेट की गई थी कि 30 नवंबर तक डिमार्केशन से लेकर डी इंक्रोचमेंट का प्रोसेस जो है वो पूरा करना है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं पाया गया जिसको इस मीटिंग के बारे में कोई खबर हो या कोई अपडेट जो इस बारे में दे सके। यानी प्रोसेस अपनी जगह पर है कि वो कंप्लीट हुआ हो या नहीं। डीसी ऑफिस के अंदर या डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर हालात ये है कि किसी को इसके बारे में अपडेट तक मालूम नहीं कि वो मीटिंग कब हुई थी या उस पर अभी की ताजा अपडेट क्या है। इस तरह के हालात कश्मीर के अंदर चल रहे हैं कि एक तरफ मीटिंग से मीटिंग्स कर रही हैं लेकिन उस मीटिंग के आगे कॉग्निजेंस करने के लिए, उसको आगे फॉरवर्ड लेने के लिए, उसमें लिए गए जो फैसले हैं उनको ग्राउंड पर अप्लाई करने के लिए जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ही खबर नहीं कि ये मीटिंग कब हुई थी। एक से एक ऑफिसर के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। हम लोग सुबह से लगातार लगे हुए हैं कि कोई ऑफिसर इस पर कोई स्टेटस अपडेट बता सके कि कितना % काम जो है वो इसमें कंप्लीट हो चुका है, लेकिन किसी भी ऑफिसर के पास कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है या फिर जिन लोगों के पास डिटेल्स मौजूद होती है वो ऑफिस में मौजूद नहीं है, वो फिलहाल छुट्टी पर है। तो इस तरह के हालात में कश्मीर के अंदर वेटलैंड्स किस तरह से बचाए जाएंगे और जो ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शन है उनको किस तरह से ग्राउंड जीरो पर अप्लाई किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लगभग 46 करोड़ के आसपास की रकम है जो खर्ची जानी है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 2027 तक के लिए, जिसमें 5 साल का पीरियड आता है। और इसमें पूरा एक्शन प्लान बनाया गया था कि किस तरह से इस अमाउंट को खर्चा जाएगा, डिमार्केशन किस तरह से की जाएगी इलाके की और किस तरह से वेटलैंड की कंजर्वेशन कश्मीर के अंदर की जाएगी। अमजद, ये जो हुक्मनामा जारी किया था सिर्फ ये हुक्मनामा ही रहा, ये कागजों तक ही महदूद रहा क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या डिविजनल कमिश्नर साहब इसकी जो है नोटिस लेगा जिन अफसरान के खिलाफ, उन अफसरान के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, जिनको ये काम सौंपा गया था? लाजिम सी बात है कि कश्मीर के अंदर जब भी पुराने समय में भी कहा जाता था कि एक तरह का निजाम है कश्मीर में कि सिर्फ ऑर्डर आते हैं, कागज बनते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं होता। भी कह सकते हैं कि उसी तरह का निजाम कश्मीर के अंदर लगातार जारी है, जहां ऑर्डर्स तो आ रहे हैं लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड जीरो पे हुई या नहीं यही खुद किसी भी सरकारी अफसर को मालूम नहीं है। यानी डिविजनल कमिश्नर साहब ही मीटिंग बुलाएंगे, वही मीडिया में ब्रीफिंग देंगे, वही डिटेल देंगे और वही सब कुछ करें। इस तरह का निजाम कश्मीर के अंदर चल रहा है। बाकी उनकी जूनियर ऑफिसर्स जिनको इस काम का पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्हें इस काम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद ने तफसीलात दिया इस हवाले से कि जो डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि जो भी आबी ज़खायर पर जो नाजायज तौर पर कब्जा किया गया है या इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कहीं कहीं हुई है उनको हटाने के लिए एक डेडलाइन जो मुकर्रर की गई थी 30 नवंबर की, उस पर तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई काम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्या अब इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा या उन अफसरान के खिलाफ अब कार्रवाई होगी जिनको मुकर्रर किया गया था इस काम के लिए और जिन्होंने ये काम मुकम्मल नहीं किया? क्या डिविजनल इंतजामिया की तरफ से उस पर कोई उन अफसरान पर कोई कार्रवाई होगी? ये देखने वाली बात होगी। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे बिजली के हवाले से, क्योंकि सूरत हाल की बात करें बिजली के हवाले से तो कई लोग जो है वो महकमे के खिलाफ नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। एहतजाज भी आए दिनों में होते रहते हैं कि जो महकमे ने खुद शेड्यूल
मुरतब किया था बिजली सप्लाई के हवाले से, अब उस शेड्यूल के मुताबिक भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। खासकर अगर हम शहर की बात करें, वहाँ पे भी कई इलाकों में इस तरह की शिकायतें आ रही है, शहर खास के इलाकों में या सिविलियंस इलाके में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे या दूर दराज इलाकों की बात ही नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा ही लोगों को मुश्किलात है। और हमने ये मामला जो है, यही मामला लोगों का हमने महकमे जो पीडीडी के चीफ इंजीनियर है एजाज अहमद डार तक पहुंचाया और उनसे पूछा कि पिछले साल भी हमने सुना था कि महकमा काम कर रहा है और आने वाले विंटर सीजन में लोगों को मुश्किलात नहीं होगी, उनको माकूल बिजली दी जाएगी, जिसके लिए आज से ही, पिछले साल की बात करें, पिछले साल से ही जो महकमा है वो काम कर रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा था कि इस साल सर्दियों में लोगों को मुश्किलात नहीं होगी बिजली सप्लाई के हवाले से। तो एजाज अहमद डार इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन हम 250 से 300 मेगावाट ज़्यादा दे रहे हैं। ये एक बहुत ग्रोथ है। पिछले साल जो हम एवरेज दे रहे थे 1350 से 1375, इस बार जो हमारी एवरेज सप्लाई जो हम मीट कर रहे हैं मेगावाट्स में वो 1600 और 1650 के दरमियान पीक आवर में चली जाती है। इसमें एक ही इंशाल्लाह एक उम्मीद है कि जो ही हमारी कश्मीर में 100% मीटरिंग हो जाएगी, डिमांड साइड मैनेजमेंट विल ऑटोमेटिकली कम इनटू फोर्स, तो जो भी हमारी अवेलेबिलिटी है, आई गेस कि इट इज़ ऑलमोस्ट सफिशिएंट टू गिव अस वेरी गुड रिलायबल पावर। ये जो है ना, अगर आप देखेंगे ये तकरीबन 25 से 30% की जो एवरेज हम डिमांड जो बोल रहे हैं हम ज़्यादा मीट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे नेशनल जो ग्रोथ रेट होती है वो होती है 4 से 6%, तो उसी हिसाब से डिपार्टमेंट कैटर करता है कि हम मेरा लोड कितना बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं कश्मीरी सर्दी में ओनली मोस्टली दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन गैजेट्स, हीटिंग गैजेट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो अनप्रेसिडेंटेड एडिशन ऑफ गैजेट्स लीड्स टू अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द लोड। यही एक वजह है कि डिपार्टमेंट ने जो तज्जिया किए होते हैं तो वो थोड़ा हमारे टारगेट से जब लोड बाहर निकल जाता है तो कटौती होती है, और जहाँ पर फीडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ही ओवरलोड हो जाता है। अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे सवालात आगे, मैं आपके साथ उन इलाकों का नाम भी कुछ शेयर कर सकता हूँ जिन फीडरों पर हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड ग्रोथ है। तो वहाँ पे रीजंस क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी? अगर हम देखेंगे पॉप जो हमारे नंबर्स ऐड हुए डोमेस्टिक कंज्यूमरों के उतने ज़्यादा नहीं है जितनी परसेंटेज वाइज लोड ग्रोथ है। तो ये यही है कि जो मैंने शुरू में भी मैं अपने बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश करता रहा कि इस बार डिपार्टमेंट को वो अच्छी खिदमत का मौका दे दें। गैजेट्स, हीटिंग गैजेट्स फॉर वार्मिंग ऑफ रूम और हीटिंग गैजेट्स फॉर वार्मिंग ऑफ वाटर, पानी गर्म करने के गैजेट पहले वो स्टैंडर्ड गैजेट्स इस्तेमाल करें, क्रूड गैजेट इस्तेमाल करें। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।